आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, जो टीबी होती है, वो क्या होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो एक दूसरे से कैसे फैलती है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो तक बने रहें। सबसे पहले तो दोस्तों एक इंसान को ट्रीट करने के लिए या ठीक करने के लिए उसकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो ठीक होनी चाहिए। ये कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई पेशेंट बहुत दिनों से बीमार रहता है तो उसको डीमोटिवेट कर देते हैं कि तू अब ठीक नहीं होगा, अब तेरा इतना इतना ट्रीटमेंट हुआ बट तुझ में कोई रिजल्ट देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो वो इंसान इस चीज़ से बहुत डीमोटिवेट होता है कि हाँ यार मैं जी कर अब क्या करूँगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि परेशान होकर इंसान ये सब सोचने लगता है और वो ठीक नहीं हो पाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस सबसे पहले क्या होती है। दोस्तों जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो एक लंग्स की बहुत क्रोनिक डिजीज़ है। मीन्स कि ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसमें जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं एल्वेलाई, वो डैमेज होने लगती हैं। कैसे डैमेज होती है, क्यों होती हैं, ये भी जानते हैं। जो एक माइकोबैक्टीरिया नामक एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम, ये क्या करता है कि जो लंग्स की सेल्स होती हैं उनको डैमेज करने लगता है और डैमेज करके वहाँ पे नेक्रोसिस होने लगता है। नेक्रोसिस मीन्स कि वहाँ की जो सेल्स और टिश्यू हैं वो डेड हो जाती हैं और लंग्स जो है तो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। देन दोस्तों हम बात करते हैं इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस कॉज होती है। तो दोस्तों जिनका इम्यून पावर बहुत ज़्यादा डिक्रीज है, जो बहुत दिनों से किसी भी डिजीज़ के कांटेक्ट में आकर बीमार हैं, वो पेशेंट ज़्यादातर इसके अटैच में आते हैं। और मेनली इसका काजेज़ ये भी हो सकता है कि यदि हम किसी ट्यूबरक्लोसिस वाले पर्सन के साथ यदि कांटेक्ट में रहते हैं तो उससे भी एक दूसरे से स्प्रेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों जब ट्यूबर का क्लोसिस वाले पेशेंट के पास हम जाएं तो जब हम ग्लव्स वियर ना करें या तो फिर मास्क वियर ना करें, ऐसे कंडीशन में यदि हम उसके साथ रहते हैं तो एक दूसरे से स्प्रेड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। बट दोस्तों यदि एक नर्स और पेशेंट के बीच में एक डिस्टेंस देखा जाए तो वो लोग इतना अपने आप को प्रोटेक्ट करके पेशेंट के पास जाते हैं जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों ये तो रहा कि कॉजेज़ की किन किन कॉजेज़ के वजह। तो हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि ये जो माइकोबैक्टीरियम है इसको हम जब इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं वो हमारे एयरवे में जाता है और एयरवे के थ्रू वो डायरेक्ट लंग्स पे अटैक करता है और वो अटैक करने के बाद अपनी कॉलोनी बनाएगा। कॉलोनी बनाने के बाद वहाँ पे जो सेल्स हैं और टिश्यू हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा तो वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगा और पस का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को सबसे ज़्यादा कफिंग होती है। तो ये रहा दोस्तों कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि मतलब कि बैक्टीरिया कैसे कॉज करता है और कैसे अपना ग्रोथ करता है। देन इसके बाद हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि जब ट्यूबरक्लोसिस होती है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला इसका लक्षण ये देखने को मिलता है कि जो कफ है, सबसे ज़्यादा कफिंग होती है ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को। कफिंग क्यों होती है, क्योंकि एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा कि यदि दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन इंटर करता है तो हमारी बॉडी उसको इमीडिएटली ट्रीट करने का प्रयास करती है। तो ठीक उसी प्रकार जब हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो लंग्स के जो सेल्स और टिश्यू हैं वो इतना ज़्यादा सिक्रीशन करते हैं ताकि लंग्स को ये लगता है कि ज़्यादा सिक्रीशन करेंगे तो वो कफ के थ्रू बाहर आ जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को कफिंग होती है। देन इसके बाद उसको चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन कैसे दोस्तों कि यदि उसके सबसे ज़्यादा अराउंड में जो इन्फेक्शन हो रहा है, चेस्ट वाल में इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए उसको दोस्तों और साइन एंड सिम्टम में आपको देखने को मिल सकता है कि उसको सबसे ज़्यादा कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी,
क्यों? क्योंकि लंग्स को ये लगेगा कि वो यदि बार बार कफिंग हो रही है तो इन्फेक्शन शायद लंग्स के बाहर चला जाए। देन इसके बाद स्पुटम में ब्लड देखने को मिलेगा। क्यों? आपको पता है कि लंग्स के अराउंड में जो वहाँ की सेल्स और टिश्यू हैं वो डैमेज हो रही हैं, तो ब्लीडिंग तो होगी। तो वो ब्लीडिंग इसलिए, तो कफिंग के साथ साथ में ब्लीडिंग क्यों होती है? इसलिए कि लंग्स के अंदर वहाँ इन्फेक्शन हो गया, इसलिए कफ के साथ जो है तो ब्लड आ रहा है। देन इसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, मीन्स कि पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ रहा है। देन इसके बाद उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, उसको कोई भी ऐसी बीमारियां मतलब इंटर होने लगेंगी कि मतलब कोई भी ऐसे आसानी से कोई भी बीमारियां उसको कॉज हो जाएगी कि उसका इम्यून पावर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ इसके मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स कि इसमें उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ सकती है। क्यों? फीवर इसलिए होगी कि यदि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन एंटर करता है तो ऑलरेडी फीवर होती है। देन इसके बाद उसको नाइट स्वेटिंग। देन इसके बाद हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कि इसका टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में सीबीसी, ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट, इसका सीबीसी किया जाता है। देन इसके बाद स्पुटम कल्चर, इस मीन्स कि जब पेशेंट सुबह मॉर्निंग में, सबसे पहले मॉर्निंग में जगता है, फिर उसका जो स्पुटम होता है उससे टेस्ट किया जाता है कि माइकोबैक्टीरियम इसमें पॉजिटिव है या निगेटिव। यदि उसमें प्रेजेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम मिलता है तो ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव निगेटिव, ये लेबोरेटरी में पैथोलॉजी लैब में इसका टेस्ट किया जाता है। देन इसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम बताना चाहते हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से सुनिए। दोस्तों सबसे पहले तो पेशेंट को ये प्रिपेयर करना है कि वो मेंटली एक्टिव हो। वो मेंटली कैसे एक्टिव होगा? दोस्तों इसके ट्रीटमेंट में यदि वो पेशेंट सोचेगा कि हमारे जीने का कोई मीन्स ही नहीं है तो हम जी के करेंगे क्या, ऐसा क्यों वो सोचता है? क्योंकि उसकी जो फैमिली होती है, उसके परिवार वाले हैं, उससे बात तक नहीं करते, उससे दूर भागते हैं, या तो फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो पेशेंट देखना भी नहीं चाहता कि हमारे फैमिली वाले हमसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक फैमिली का सपोर्ट चाहिए उसको। वो यदि फैमिली से सपोर्ट होगा, मोटिवेट होगा, तो उसकी जीवन जीने की इच्छा जागृत होगी, और वो जीवन जीने की इच्छा जागृत होगी तो उसके माइंड में एक ऐसा सेटअप बन जाएगा कि यार हमको जल्दी से ठीक होना चाहिए और अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो यदि वो स्ट्रेस में, यदि वो उसको टॉर्चर किया जा रहा है कि ये इतने दिन हो गया ठीक नहीं होगा, वैसा है वैसा है, तो उसके माइंड में एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस हो जाता है, और जब स्ट्रेस होगा तो वो टैबलेट खाएगा तो उसका कोई मीन्स कंडीशन में कोई भी टैबलेट लेता है या फिर कुछ भी ट्रीटमेंट लेता है तो उसका बॉडी पे जिस प्रकार से एक्शन होना चाहिए एक्शन उस प्रकार नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहता है, चीज़ों को बार बार सोचता रहता है कि यार मैं जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ। ये सारी चीज़ें उसको डीमोटिवेट करते हैं, और वो चीज़ें उसके जो बॉडी में उसका एक्शन होना चाहिए ड्रग्स का, और वो केमिकल वाले ड्रग्स का उसका इफेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए पेशेंट को ठीक होने में कई दिनों तक लग जाते हैं। तो दोस्तों इसकी जो ट्रीटमेंट की बारे में बात की जाए तो 5 ऐसी अफेक्टिव एंटीबायोटिक होती हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऐसी 5 एंटीबायोटिक होती हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस में चलाई जाती हैं। वो हमारे फिजिशियन के अकॉर्डिंग लिया जाता है। देन इसके प्रिवेंशन के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो सबसे पहले इसका एक बहुत मोस्ट कॉमन रीज़न है कि कोई जब ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग्स चलती है तो ड्रग्स को स्टॉप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, उसको किल करना बहुत इम्पॉसिबल रहता है। इसीलिए जो ड्रग्स होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं, उनको कंटिन्यू 8 या 9 महीने तक चलाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल बैक्टीरिया है जिसको किल करने के लिए इतनी कैपेबल एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसलिए जो ड्रग्स होती हैं वो बंद नहीं करना चाहिए, जब तक डॉक्टर उसको बोलें तो उसको लेना चाहिए। और दोस्तों हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ
कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है जिस भी घर में अटैक करती है तो वो घर घर नहीं रहता। मतलब कि इतना पैसों से या स्ट्रेस से, तनाव से इतना ज़्यादा आ जाता है कि उस घर को जीवन जीने में बहुत ज़्यादा समस्याएं जाती हैं। तो दोस्तों, आपका सपोर्ट, आपका ही एक मनोबल एक पेशेंट को ट्रीट होने के लिए वो एक ट्रीटमेंट बनता है। यदि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं या उसको आप मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपको उस ट्यूबरक्लोसिस से जंग की तरह लड़ना है, जीतना है, यही आपका धर्म बनता है कि आप उसको सपोर्ट करें और उसकी जो भी मोटिवेशनल चीज़ें हैं उसको आप बताएं, आप उसके जीवन की लक्ष्य बताएं कि आपका जीना बहुत इम्पोर्टेंट है, या तो फिर आपको जीना चाहिए, आपको इस बीमारी से संघर्ष करके लड़ना चाहिए। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि उसके मन में एक ऐसा बीज उत्पन्न करता है जो कि बड़ा होकर ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी से भी लड़कर वो अपने आप को जीना सिखा सकता है। तो दोस्तों, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं, एक अच्छा व्यवहार करें। उसके पास यदि हम जाएं तो ग्लव्स वियर करें, मास्क वियर करें और उसको सपोर्ट करें कि आप ठीक हो जाओगे, उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें। यही एक ऐसा बेस्ट ट्रीटमेंट है जो उसको मोटिवेट करेगा, और मोटिवेट करके वो कोई भी ड्रग्स लेगा तो उसकी बॉडी में इतना इफेक्ट करेगा वो, और वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, ये ट्यूबरक्लोसिस की जो हमने कुछ थोड़ी बातें थी, यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।